सो हाय फ्रेंड्स, हम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज बाय एसडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें थर्ड, और लेकिन जो इस सेशन में न्यू आई है उसमें सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम इसमें आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप भी बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आपको बता दूं क्या टॉपिक है हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये हमारा चैप्टर है। किन किन चीज़ों से क्या प्रोसेस होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, सो मैं आपको बता दूं प्रोसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इसीलिए मैंने लाल मार्कर चुना है रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर हाईलाइट होता है इसी वजह से, ताकि आपको अच्छा दिखे और आपकी समझ में अच्छा आए। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 3 डाल देता हूँ, क्लास 12। कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हैं हम फ्रेंड्स? क्लास 12 का। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, और इसमें होता है इंसेमिनेशन। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ओके फ्रेंड्स। और होता है फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और क्या होता है, गेस्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। और पार्ट्यूरेशन कुछ इन प्रोसेस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन गुजरता है। अब इसमें जैसे कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, सो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको समझाएंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और इसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन में मेल गैमेट्स गेट्स ट्रांसफर इन फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में। और फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और ये गेस्टेशन इसमें क्या होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, और इसमें डिलीवरी ऑफ द बेबी इसमें ये होता है। ये कुछ मैं आपको प्रोसेस समझा चुका हूँ, कुछ ये करके प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो मैं अब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझा रहा हूँ। और अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके,
क्योंकि इसमें सबसे पहला टॉपिक चैप्टर में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। एक एक टॉपिक करके आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे और आसान और बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयास कीजिए और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। अब हम इसे कर देते हैं डस्ट। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिखिए और समझिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो कि प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो डस्ट कर रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। मैं लिख दे रहा हूँ, मेल साथ साथ बोलेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर जनन तंत्र। ओके, मेल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ाएंगे आपको। उसमें क्या होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मेल नर जनन तंत्र। ठीक है, सो इसे नर जनन तंत्र कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, आपको सबसे पहले बता दूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है। सो फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है। ओके फ्रेंड्स, पेल्विस रीजन का होता है जो कि हमारी कमर से थोड़ा नीचे, पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डीपली समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ और आप भी समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, इतना। अब मैं इसमें लिखता हूँ टेस्टीज। टेस्टीज, ओके फ्रेंड, टेस्टीज आप अच्छे से समझिए। टेस्टिज क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और स्पर्म भी बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। सो मैं आपको बता दूं, लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। एक ऐसा क्या ऑर्गन, ऑर्गन समझते ही हो, अंग। एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है, जो कि हॉर्मोन्स सीक्रेशन भी करता है, हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और क्या करता है फ्रेंड्स? स्पर्म भी बनाता है। एक टेस्टीज, क्या बता रहा हूँ मैं अभी आपको? टेस्टीज। टेस्टीज मतलब समझते ना, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, वृषण। अरे थोड़ा दूर हो गया, पास लिखता हूँ, वृषण। टेस्टीज मतलब वृषण, वृषण टेस्टिस। एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और क्या करता है फ्रेंड्स? और क्या बनाता है? स्पर्म भी बनाता है, स्पर्म भी बनाता है, स्पर्म भी बनाता है। सो फ्रेंड्स, ये स्पर्म भी बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन्स। राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। भी बनाते हैं। और क्या करता है फ्रेंड्स, और ये किस नेचर का होता है फ्रेंड्स, और ये स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है फ्रेंड्स, ये स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। अब आपको समझा दूं और आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा याद रहे और आप अच्छे से अच्छा कर सकें। आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, और आप फुल एनर्जी के साथ समझिए। और मैं आपको समझा रहा हूँ। टेस्टिस, वृषण। टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है, हार्मोन्स भी बनाता है फ्रेंड्स, और स्पर्म भी बनाता है। स्पर्म मतलब समझते हैं शुक्राणु, में लिख देता हूँ स्पर्म, शुक्राणु। स्पर्म शुक्राणु। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड, टेस्टिस वृषण एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और स्पर्म भी बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बनाते हैं और ये स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। तो ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि ये किस नेचर का होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्टेरॉइड्स नेचर के होते हैं। स्पर्म शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बनाते हैं। आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड कि आप इतना समझ चुके होंगे, मैं आपको इतना समझा भी चुका हूँ। टेस्टिस वृषण एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और क्या करता है, और स्पर्म भी बनाता है। और वो किस नेचर का होता है फ्रेंड्स, किस नेचर का, स्टेरॉइड्स नेचर का होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। सो जस्ट नाउ, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अरे यार, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। अभी इसमें हम आपको आगे भी और समझाएंगे। अभी हम एक इसका अच्छा सा फिगर भी बनाना पड़ेगा, क्या होता है कैसे होता है। अब मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, और आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि वो अच्छे से अच्छा समझ सकें। पहले आपको यहाँ नोट दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। टेस्टिस कितने होते हैं अभी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। द मेल रिप्रोडक्टिव, मैं हिंदी में आपको सब बता ही चुका हूँ, अब इंग्लिश वाले भैया ध्यान दें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इतना समझिए। इज लोकेटेड इन पेल्विस, मैंने अभी बताया था पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन कहाँ होता है, हमारी कमर के नीचे होता है। टेस्टिस, अब ऐसे ये कितने होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस यानी जोड़ा, यानी दो टेस्टिस होते हैं। उनमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अगर किसी व्यक्ति में एक ही टेस्टिस है तो उससे भी कोई उसे दिक्कत नहीं है, उसका काम होता रहेगा, स्पर्म बनता रहेगा। बस ये होगा कि जो स्पर्म रिलीज हो रहा है वो थोड़ा कम रिलीज होगा। लगभग किसी वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए हमें कम से कम अप्रॉक्स 7 ml स्पर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंदर जाते जाते पहुँचते पहुँचते फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे स्पर्म मर चुके होते हैं। इसी वजह से हमें
7 ml स्पर्म कम से कम चाहिए ही चाहिए, तभी हम एक वुमेन को आसानी से प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इतना आप समझ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्या बता रहा हूँ मैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिज नेसेसरी डक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान देंगे। ए पेयर ऑफ टेस्टिज, ओके, ध्यान से समझेंगे भैया ताकि आपकी समझ में आए। नेसेसरी डक्ट्स, ओके फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। कौन सा ऑर्गन है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आप भी बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये अब मैं आपको ग्लैंड्स बता दूं। ग्लैंड्स ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसल्स, यानी जो सेमिनल वेसल्स होती हैं, शुक्र सेमिनल वेसल बोलते हैं शुक्रवाहिनी को, भी मैं आपको लिखकर बता दूंगा। सेमिनल वेसल्स होती है शुक्रवाहिनी। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कितनी होती है? वो एक ग्लैंड होती है, सिंगल। ए पेयर ऑफ कावर्स ग्लैंड, ओके। सो मैं इसी बात को लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ग्लैंड्स, ठीक है। ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसल्स, पेयर ऑफ वेसल्स, और आपको बता दूं, और सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती हैं फ्रेंड्स? सिंगल। और जो हमारी कोवर्स ग्लैंड होती है, कावर्स ग्लैंड, वो भी 2 होती हैं, पेयर। ए पेयर ऑफ, लिख दे रहा हूं फ्रेंड्स, पेयर ऑफ कावर्स ग्लैंड, कावर्स ग्लैंड। अभी आपको इसे समझाऊंगा अभी। और क्या होता है? द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स, पेनिस और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिज वेट 10 से 14 ग्राम वेट होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेट ऑफ, अभी ये सारी बातें बताऊंगा आपको। टेस्टिज 10 से 14 ग्राम, ओके फ्रेंड्स। और जो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कितना वजन होता है वृषण में, 10 से 14 ग्राम, ओके फ्रेंड्स। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? टेस्टिज लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच। जो स्क्रोटम होती है, जो थैलीनुमा संरचना जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसे पाउच यहाँ पर यूज किया गया है, किसमें? एनसीईआरटी में। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, ये शेप कौन सी होती है टेस्टिज की? आकार ओवल, ओवल यानी लगभग अंडाकार से, अंडाकार आकार के ये होते हैं, इतना मैं लिख ही चुका हूँ। और अब आपको बता दूं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? टेस्टिज, टेस्टिज लोकेटेड, ओके फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। आउटसाइड, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।
ये इतना मैं अब आपको समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ, और आप भी ध्यान से समझिए ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर सकें। यही मेरी कोशिश रहती है और मैं आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको भी पूरी एनर्जी के साथ समझ में आए और आप भी अच्छे से समझें। सो फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, नर जनन तंत्र, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। कहाँ स्थित होता है? पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये यहाँ कमर से नीचे। ओके फ्रेंड्स, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, नेसेसरी डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जनन तंत्र होता है, ए पेयर यानी जोड़ा, ये 2 होते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मैं लिख दे रहा हूँ पेयर। जोड़ा को पेयर बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, वेट ऑफ टेस्टिस 10 से 14 ग्राम, शेप ओवल शेप, अंडाकार। ये नेसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसल्स, यानी जैसा कि ग्लैंड्स आप जानते हैं, ग्रंथि, ग्लैंड्स आपको पता ही होगा, उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ग्रंथि को कहा जाता है। पेयर जोड़ा, ग्लैंड्स, ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसल्स, यानी जो सेमिनल वेसल्स होती हैं वो 2 होती हैं, जोड़ा होता है। सेमिनल वेसल्स किसे कहते हैं? शुक्रवाहिनी। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेमिनल वेसल्स यानी शुक्र वाहिनी। बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए। सो फ्रेंड्स, सेमिनल वेसल 2 होती हैं। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, वो सिंगल होती है। सिंगल यानी मतलब समझते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंसान में जो लड़के हैं, मेल हैं, उनमें सबसे कॉमन जो बीमारी पाई जाती है, जो कॉमन इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सॉरी कहाँ गया ये प्रोस्टेट, अरे यार प्रोस्टेट में लिख देता हूँ दोबारा, प्रोस्टेट ग्लैंड। लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो लड़कों में सबसे कॉमन कैंसर होता है फ्रेंड्स, वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर की जब आपकी कमज़ोर हो जाती है तो आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये क्या करती है फ्रेंड्स, इसका काम मैं अभी आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, बट शॉर्ट में जब आ गया सब तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये टीआई का काम करती है, टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर। किसका काम करती है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम ये करती है। यानी जब यूरिन आ रहा होता है तो ये किसे रोक देती है? स्पर्म को रोक देती है। और जब स्पर्म आ रहा होता है तो ये यूरिन को रोक देती है। ऐसा क्यों? लेकिन कुछ ज़्यादा मास्टरबेशन करना, जैसा कि मास्टरबेशन लड़के भी करते हैं, उनके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कम उम्र में मास्टरबेशन करना, ज़्यादा मास्टरबेशन करना, वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और इसलिए वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपकी कमज़ोर हो जाती है, जो आपको नाइटफॉल होता है, वो भी इसी के कारण होता है, जिसे हिंदी में स्वप्न दोष भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी क्या हो चुकी है? कमज़ोर हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा मास्टरबेशन करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, और इसमें हमारे शरीर की काफ़ी बड़ी एनर्जी लॉस होती है। एक बार मास्टरबेशन करने पर आपकी काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रेंड्स, और आपका फोकस लेवल जो होता है
वो कमज़ोर होने लगता है। सो फ्रेंड्स, डोंट मास्टरबेशन, हमें मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। और ये किसका काम करती है? टीआई का काम करती है। मैंने आपको बताया जब यूरिन आ रहा होता है तो ये स्पर्म को रोकती है, और जब स्पर्म आ रहा होता है तो सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बता ही रहा था कि टीआई का काम करती है। टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वही काम करती है। स्पर्म आ रहा है तो यूरिन को रोकेगी, यूरिन आ रहा है तो स्पर्म को रोकेगी। इसी के कमज़ोर होने के कारण नाइटफॉल की समस्या भी देखने को मिलती है। और पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर होने की ये ग्लैंड जब कमज़ोर हो जाती है, इसके कई कारण हैं। ज़्यादा मास्टरबेशन करना और इसके अन्य भी बहुत सारे कारण है, जैसे ज़्यादा देर तक टॉयलेट को रोककर यूरिन को रोक के रखना, ये इसका कारण हो सकता है। या मास्टरबेशन या सेक्स करने के बाद सीधे टॉयलेट करना, और ये कुछ इसके कारण हो सकते हैं। यानी टॉयलेट करने के तुरंत बाद मास्टरबेशन या सेक्स करना, ये भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि आजकल कुछ माताएं, बहनें, महिलाएं वो अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो कम्प्लीटली वर्क कर रहे होते हैं। जो उनमें सेल्स होती हैं, दूध की कुछ हार्मोन्स और सेल्स होती हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। जो दूध के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, और फिर वो दूध अपने बच्चों को पिलाती नहीं है। इसी वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, उस माताओं के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। जो माताओं का दूध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे के शरीर में चली जाती हैं उसके दूध के माध्यम से, और इससे उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाई रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका बच्चा बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो सकता है, बीमारियों से। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, सभी माता बहनों को, ताकि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ना रहे। इसीलिए लड़कियों में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर। ये कुछ इसीलिए फिगर मेंटेन के चक्कर में अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। ये कुछ इसका काम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने आपको समझा ही दिया है। पेयर ऑफ कावर्स ग्लैंड, जो कोवर्स ग्लैंड होती है वो भी जोड़ा होता है, उसका भी वो भी 2 होती हैं। टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच। जो स्क्रोटम होती है, मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया तो अभी बता दूंगा। स्क्रोटम ये क्या है? एक थैलीनुमा क्या होती है? संरचना, थैलीनुमा संरचना ये होती है, और इसी में जो ये पाउच लिखा गया है ये स्क्रोटम को ही लिखा गया है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। बाहर स्थित इसलिए होते हैं, आप खुद सोचिए कि भगवान ने हमारे शरीर के सारे भाग, जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अंदर दिए हैं, बट टेस्टिस को बाहर ही क्यों दिया है? सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों दिया है। नेचर ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई, भगवान ने सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर बनाई हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी चीज़ें अच्छी हैं जो नेचुरल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेचर अपने आप को बैलेंस करता रहता है। प्रकृति हमेशा अपने आप को बैलेंस रखती है, उसके साथ छेड़छाड़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी तो आप फिर समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये क्यों बाहर होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो क्यों बाहर होते हैं। सो फ्रेंड्स, इनका एक और काम होता है, ये क्या करते हैं? हमारे टेम्परेचर को भी बैलेंस करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे शरीर का तापमान होता है उसे भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि और इसमें स्पर्म भी बनना होता है, स्पर्म भी बन रहा होता है। स्पर्म को कितना टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री हमारे स्पर्म को कम टेम्परेचर चाहिए हमारे शरीर से। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
अभी पहले इसे साफ कर दूं, फिर आपको आसानी से बताता हूँ और आपकी आसानी से समझ में भी आएगा। अभी 1 मिनट, आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बताई जाएंगी और बहुत ही आसानी से समझाई जाएंगी, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें और बेहतर से बेहतर कर सकें। और ये चैप्टर हमारे लिए तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइफ में भी ये काम आता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। यानी नर जनन तंत्र। क्या विषय चल रहा है? नर जनन तंत्र। सो फ्रेंड्स, ये होता है, मैं आपको क्या बता था, टेस्टिस को बाहर क्यों बनाया गया नेचर द्वारा। टेस्टिस को इसलिए बाहर बनाया गया क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैं आपको बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ अच्छे से। कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा स्पर्म है उसे कितना टेम्परेचर चाहिए? उसे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। यानी स्पर्म को 34.5 से 35 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। सॉरी, स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए? कितना चाहिए? 30.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए फ्रेंड्स। कितना टेम्परेचर चाहिए? 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी हमारे स्पर्म जिंदा रह सकते हैं। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? सो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आगे मैं आपको बता दूं क्या होता है। इसका जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो इस टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। इसे ये कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेल्सियस है। और स्पर्म को कितना चाहिए फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको बताया 34.5 से 35 डिग्री टेम्परेचर स्पर्म को चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब ये कैसे होता है? अब इसमें जो कुछ लोग होते हैं गर्मियों में टाइट अंडरगारमेंट्स या बहुत टाइट जीन्स के पैंट वो पहनते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो सिकुड़ कर ऊपर हो जाते हैं। तो वो जब हमारे शरीर से टच होते हैं या हमारी बॉडी से टच होते हैं तो वो टेम्परेचर को बढ़ाने लगते हैं, यानी इंक्रीज करने लगते हैं। और जब दूर होते हैं तो टेम्परेचर को घटाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घटाने। माइनस में क्या, तो कम करने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं, डिक्रीज। और जब ये यहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, तो ऊपर होते हैं, सॉरी, इंक्रीज करते चलते हैं। क्या कर चलते हैं? इंक्रीज, यानी बढ़ाने। तो गर्मी में हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ज़्यादा टाइट कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उससे हमारा टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए हमें गर्मी में थोड़े कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लूज कपड़े पहनने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड, कि आप इतना समझ चुके होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैंने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बता ही दिया है क्या होता है। अब इसमें हम आगे आपको कुछ चीज़ें डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से, और आप भी बहुत ही अच्छे प्रकार से आप समझने का क्या कीजिए?
प्रयास क्या आपको तो समझना ही है। सो फ्रेंड्स समझिए। सो फ्रेंड्स अब हम आपको क्या समझाएंगे, टेस्टीज। ये क्या होता है अभी मैं आपको इसे डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैं इसका एक अच्छा सा फिगर बना लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसका एक अच्छा सा क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, फिगर बनाते हैं। क्योंकि मैं अच्छा फिगर वैसे भी नहीं बना पाता हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं आपको एकदम अच्छा वाला समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके, ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसे इतना बना चुके हैं। सो फ्रेंड्स अब हम क्या बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में बहुत ही अच्छा आएगा। और नीचे से भी, और मैं इस वाले फिगर को भी आपको बना करके समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी बायोलॉजी की बुक है, जो कि ये आप देखिए कितनी चीज़ें मैं हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से अब हम इसका एक अच्छा सा क्या बना रहे हैं फ्रेंड्स, फिगर बना रहे हैं। सो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे आ रही है। ये यहाँ पर कुछ डक्ट्स होती हैं या ग्लैंड बोल सकते हैं, ग्लैंड होती हैं। ये यहाँ पर आके यूँ जुड़ जाती हैं। फिर एक ग्लैंड कहाँ होती है, ये और ये यहाँ, ये इस प्रकार से आपका एक फिगर बन जाता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसे डिटेल में भी समझाऊंगा। आप ये चिंता मत कीजिए कि वीडियो लॉन्ग हो रही है, आप बस समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, टेस्टीज। और ये आपकी हो गई स्क्रोटम यानी थैलीनुमा संरचना। ओके फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से समझिए। मैं इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यूरेटर, सेमिनल वेसल यानी शुक्र वाहिनी, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या है फ्रेंड्स, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। और ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड फ्रेंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या आपका यूरेथ्रा, उससे पहले ये आपका पेनिस समझते हो ना, पेनिस तो भाई आप आसानी से ही समझते होंगे, पेनिस। और ये आपका इससे नीचे क्या हो जाता है,
यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी ग्लैंस स्किन, ग्लैंस स्किन। ये यहाँ से, ये जो आपका यहाँ से थोड़ा सा ये इस प्रकार होता है, और ये हो जाती है आपकी फोर स्किन। कौन सी स्किन फ्रेंड्स? फोर स्किन, ओके। सो आप पहले से समझिए बहुत ही आसान तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये जो यूरेटर होता है आपका, ये यूरेटर, ये क्या होता है, इसे आपको बता दूँ, ये गुर्दा से यानी किडनी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आए। किडनी से क्या लेकर आता है? यूरिन लेकर आता है, से यूरिन लेकर आता है। या फ्रेंड्स क्या होता है, यूरेटर के इस नली के द्वारा आपका जो मूत्र होता है, यूरिन, वो आता है, या यूरेटर के द्वारा किडनी से यूरिन आता है। ओके फ्रेंड्स, आप इतना समझ चुके होंगे। ये क्या होता है, आपको यूरेटर समझ में आ गया, क्या करता है, किडनी से यूरिन लेकर आता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है सेमिनल वेसल, इसे आपको मैं बाद में समझाऊंगा पूरा डिटेल में और अच्छे से। अभी इसके बाद यहाँ पर आपको एक तरफ से आप समझिए कि इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ अभी मैं आपको कि ये होता क्या है, ताकि आपको छोटे छोटे बिंदु याद हो जाएंगे। जब आप बेसिक आपको पता चल जाएगा तो एडवांस समझने में बहुत ही आसानी आपको होगी फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसका बेसिक अभी बता रहे हैं। सेमिनल वेसल वैसे क्या होता है, ये एक शुक्र वाहिनी होती है, नहीं सॉरी, हाँ, सेमिनल वेसल अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर, यहाँ क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है ब्लेडर में, यूरिन स्टोर। कितनी कैपेसिटी होती है यूरिन स्टोर करने की? सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 400 से 500 ml, लगभग अप्रॉक्स 400 से 500 ml, ओके। कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है? अप्रॉक्स यानी लगभग। एक अडल्ट की यूरिन, जो अडल्ट व्यक्ति होता है, उसका यूरिनरी ब्लेडर का मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 400 से 500 ml यूरिन स्टोर किया जा सकता है। इतना यूरिन यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है? 400 से 500 ml यूरिन स्टोर किया जा सकता है। ये आपका यूरिनरी ब्लेडर हो गया, मैंने अभी आपको बता ही दिया यूरिनरी ब्लेडर, ये ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, ये अप्रॉक्स 400 से 500 ml होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या काम करती है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम करती है, यानी टीआई का काम करती है। जब स्पर्म आ रहा होता है तो यूरिन को रोकती है, और जब यूरिन आ रहा होता है तो स्पर्म को क्या कर देती है फ्रेंड्स, रोक देती है, स्पर्म को रोक देती है। ये टीआई का काम करती है। अब इसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, मैंने आपको बता ही दिया, डिटेल में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पेनिस आप जानते ही हैं, लिंग, ये क्या काम करता है, ये बस कुछ, इसका कुछ काम नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका जो स्पर्म होता है उसे फीमेल वजाइना में के थ्रू उसे स्पर्म को फीमेल की वजाइना में छोड़ना होता है, यानी स्पर्म को
ये सारा जो प्रेगनेंसी का काम होता है वो पेनिस के द्वारा ही होता है। आप एक तरह से ये समझ लीजिए इसका मुख्य काम ये पेनिस फीमेल वजाइना में इंसर्ट होता है और इसी के माध्यम से जो आपका स्पर्म होता है यानी जो सीमेन होता है इसी के माध्यम से छोड़ा जाता है। और ये आप बताइए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होती है? ये जो आती है मूत्र मार्ग जैसे कहते हैं, यूरेथ्रा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, यहाँ से होकर जहाँ यूरिन निकलता है उसी को यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, ये जो ग्लैंस स्किन आपकी कौन सी होती है? ये जो यहाँ का जो टोपी नुमा संरचना होती है, जो मोटा वाला भाग होता है वो आपके क्या कहलाती है? ग्लैंस स्किन, ठीक है। और जो फोर स्किन कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो मूव करती है आगे पीछे, जैसे आप कर सकते हो इस स्किन को, ये क्या करती है? मूव करती है, मूव करने वाली स्किन, करने वाली स्किन जो होती है वो कौन सी स्किन होती है फ्रेंड्स? फोर स्किन होती है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ, या फिर इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कौन सी स्किन होती है? मूव करने वाली। चलो इतना आप इसे समझ ही चुके होंगे। टेस्टिस, वृषण, ये सब मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये टेस्टिस का क्या काम होता है फ्रेंड्स? मैंने वीडियो के शुरुआत में टेस्टिस आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया था। सो फ्रेंड्स, टेस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेस्टिस क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन भी करता है और स्पर्म भी बनाता है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। क्या करता है? एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेशन करता है और स्पर्म भी बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। ये टेस्टिस कौन से हार्मोन्स बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है ये। और हार्मोन स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। जो ये हार्मोन्स होता है वो स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात